Hello everyone, I welcome you all at JobGrid IAS, one stop solution for UPSC Civil Services Examination। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास में देखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड है हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी से। हमारे इसरो और नासा की मिलीभगत से बना हुआ एक सैटेलाइट निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए, यूएस के दृष्टिकोण से देखा जाए, स्पेस में जाने के बाद स्पेस ऑब्जर्वेशन के तौर पर देखा जाए तो केवल 12 मिनटों में पूरी पृथ्वी की ऑब्जर्वेशन कर कर डिटेल माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस को क्लैरिफाई कर देगा हाई इंटेंसिटी दो एल बैंड और एस बैंड फ्रीक्वेंसी रेडार्स के। जी हाँ, सिंथेटिक अपर्चर। देखते हैं इसके बारे में निसार कैसे इंपॉर्टेंट है। निसार की लॉन्चिंग होने वाली है इसी साल, जून के एंड तक हो जाएगी इसकी लॉन्चिंग, और बहुत ही हाई एंड, बहुत ही अब तक का सबसे महंगा भेजे जाने वाला ये सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा, जिसमें दो देश इसरो और नासा दोनों। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। बाय द नेम इटसेल्फ, सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार मिशन है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोलैबोरेशन बिटवीन नासा और इसरो। नाम से ही समझ में आ रहा है इसका। अच्छा, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये लो अर्थ ऑर्बिट में पहली बार ऐसा होगा कि दो तार भेजे जाएंगे, दो फ्रीक्वेंसीज पर वर्क करने वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार इसमें भेजे जाने वाले, जो कि एल बैंड और एस बैंड पर वर्क करने वाले हैं। आधा काम इसमें इसरो का है और आधा इसमें नासा का है। लॉन्चिंग जो होगी वो भारत से होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अपकमिंग 25 मई को जो हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होने वाला है, ये प्रोजेक्ट 2023 से चल रहा है। 23 को ये लॉन्च होने वाला था, 24 में फिर बात हुई, फाइनली जून 2025 में इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। और बहुत ही हाई एंड प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ओवरव्यू देख लेते हैं, इसका कैपेबिलिटीज देख लेते हैं, क्या करने वाला है, क्यों हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, क्या क्या इससे एक्सपेक्टेशन मिशन। ग्लोबल मैपिंग कर देगा ये, याद रखें। एंटायर ग्लोब को मात्र 12 दिनों के अंदर कंसिस्टेंट ये मैपिंग करेगा और टेम्पोरल डेटा देगा, यानी कि सरफेस का जो है वो डेटा देगा। इसको फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले बादल कितने घने हैं और पड़ने वाली डेंस कैनोपीज कितनी है। ये ट्रीज के कैनोपीज को, मान लिया एक बहुत बड़ा ये ट्रीज का एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है, उसके भी लैंड एरिया को ये कवर कर कर उसको हमें उसकी मैपिंग कर कर दे देगा। ये मैपिंग किस लिए करवाई जा रही है, इससे क्यों इसकी ऐसी रिक्वायरमेंट है? क्योंकि इसमें डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार्स लगे हुए हैं, जो कि एस बैंड और एल बैंड में वर्क कर रहे हैं। ये हमें हेल्प करेंगे हमें जानने के लिए कि अर्थ के सरफेस पर होने वाले माइन्यूट चेंजेस, चाहे वो आइस की शीट्स में चेंजेस हो रहे हो, चाहे वो टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज़ की वजह से, या फिर कोस्टल एरियाज़ में चेंजेस हो रहे हैं, या फिर वेजिटेटिव एरियाज़ में चेंजेस हो रहे हैं, एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन के होने वाले चेंजेस, माइन्यूट चेंजेस, जो कि ऊपर सैटेलाइट कवर से पता लग जाएगा कि कैसे यहाँ पर नेचुरल हैजार्ड से बचा जा सकता है फ्यूचर में। वन बाय वन देखते हैं इसको। सबसे पहले ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सार, यानी कि ऑब्जर्वेटरी है। डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है इसमें, जो कि एल बैंड और एस बैंड में बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। अगर आपको पीएससी एग्जामिनेशन में 3-4 स्टेटमेंट देकर पूछा जाए तो उसमें से एक स्टेटमेंट जरूर ये बनने वाली है कि इसमें दो रडार हैं, दो सार यूज किए जा रहे हैं, एल बैंड सार और एस बैंड सार, दो फ्रीक्वेंसीज पे काम करने वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अलाउ करती है दो फ्रीक्वेंसीज डिफरेंशियल सिग्नल पेनिट्रेशन पर, यानी कि कितना ही डीप पेनिट्रेशन करना हो, चाहे वो फॉरेस्ट की कैनोपी हो, चाहे वो डेंस क्लाउड एरिया हो, वहां पर वो डीप पेनिट्रेशन करके सरफेस तक पहुंच जाएगा और सरफेस की इमेजिंग कर कर हमें बता देगा। अच्छा, अदर देन दिस स्वीप सार टेक्निक है, यानी कि एक बारी में हाई रेजोल्यूशन डाटा कलेक्ट करेगा लार्ज स्वेथ का। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये बनता है, सपोज मैं आपके लिए सैटेलाइट बना देता हूँ, ये सैटेलाइट है, तो इसकी जो स्वीपिंग एरिया होगा ना, यानी कि इतने बड़े एरिया को ये स्वीप करेगा, जो कि एरिया एक्चुअल में किसका है? अर्थ के सरफेस का। बात समझ में आ रही है? और ये किस बैंड पर वर्क कर रहा है? ये किस बैंड पर वर्क कर रहा है? ये आपका कर रहा है लियो ऑर्बिट। बात समझ में आ रही है? ये लियो सैटेलाइट है, लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, लियो ऑर्बिट में कर रहा है, एस बैंड और एल बैंड में दोनों में मेजर कर रहा है। अच्छा, इसकी इतनी खास बात क्यों है, क्यों उसको बार बार करेगा? क्योंकि इवन मिलीमीटर लेवल के सरफेस डिफॉर्मेशंस को ये डिटेक्ट कर लेगा। मान लीजिए कोई
लैंड में कोई चेंजेस आ रहे हैं, मान लीजिए कोई एफोरेस्टेशन कहीं पर हुआ या फिर लैंडस्लाइड्स के कारण कोई पहाड़ या चट्टान की जो डायरेक्शन है, एंगल इस तरीके से चेंज हो गया कि भविष्य में बड़ी कैलेमिटी आ सकती है, वहाँ पर पूरा लैंड फॉर्म चेंज होने की संभावना है, नीचे कहीं पर बस्ती हो ध्वस्त हो सकती है। तो वो इमेजिंग कहाँ से होती है? वो एक्चुअली सैटेलाइट इमेजिंग के द्वारा ही संभव है। बात समझ में आ रही है? लैंड से उसकी ऑब्जर्वेशन इतने कुशल या इतने बड़े लेवल पर नहीं हो सकती। हाई फ्रीक्वेंसी रेडार्स यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। बड़े बड़े सैटेलाइट्स ही इस इमेजिंग को करने के बाद बता देते हैं कि नीचे अर्थ में किस प्रकार के लैंड सरफेस पे चेंजेस हो रहे हैं, और वो फ्यूचरिस्टिक हमारे अप्रोच को गाइड करते हैं कि किस तरीके से हम इन चेंजेस को कैटर कर सकते हैं। बात समझ में आई आपको? अच्छा, अदर देन दिस माय डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स और एप्लीकेशंस क्या है इस मिशन के? सबसे पहले तो इमेजिंग ही करनी है उसको। इमेजिंग क्यों करनी है? फ्यूचर में होने वाले चेंजेस से हमें आगाह करे, हमें अलर्ट करेगा कि क्या संभावनाएं हो सकती है, और उसमें क्या चीज आती है सामने? हजार्ड्स। ठीक है, अब चाहे वो साइक्लोन एक्टिविटी हो, चाहे वो लैंडस्लाइड एक्टिविटी हो, या फिर आइस शीट का मेल्ट करना हो, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंड द क्रिटिकल चेंजेस ऑकरिंग ऑन द अर्थ फोकसिंग ऑन द फॉलोइंग की एरियाज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वही है कि मॉनिटर करना और समझना है। ठीक, ये एक इमेज में आपको देख सकता हूँ कि इनबिल्ट फेस की इसके जो है सैटेलाइट कैसे लेबोरेटरी में इस तरीके से इनबिल्ट तैयार किया जाता है, और ये क्लोज एनवायरनमेंट में होता है। बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी का कोई भी चेंजेस यहाँ पर बिल्कुल पैक्ड होता है। देख लीजिए आप, यहाँ पर पूरा साउंड प्रूफ एरिया होता है और पूरा फ्रीक्वेंसी प्रूफ एरिया होता है, जिससे कि इस पे यूज होने वाले जो चिप्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, और जो जितने भी पैनल्स हैं, उसको किसी भी और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी प्रभाव ना पड़े, इस तरीके से इसको क्लोज किया जाता है। रेज से, वेव से, साउंड से, हर प्रकार की चीज। बस में डस्ट तो एक बहुत छोटी चीज हो गई। स्कूल लेवल पर आप देखते थे कि स्कूल में जब स्टार्टिंग आपने करी होगी 6-7 क्लास में या फिर और 5th क्लास में, जब आपकी लेबोरेटरी होती थी, वहाँ पर बिल्कुल डस्ट रिमूव करने के लिए क्या होता था? एक तो रेगुलर डस्टिंग होती थी, और कहीं कभार नॉर्मल जो छोटे सिटीज़ में ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को कंप्यूटर लेबोरेटरी में शूज़ अलाउड नहीं होते। रीज़न बीइंग, जो वहाँ पर इक्विपमेंट होता है वो डस्ट को खींचता है। ऐसे आज भी आपने देखा होगा, कहीं अल्ट्रासाउंड वगैरह आप करवाने जाओगे तो वहाँ पर शूज़ रिमूव करवा दिए जाते हैं। अब ये तो और भी हाई इंटेंसिटी के, हाई फ्रीक्वेंसीज के, बहुत हैवी कैपेसिटी वाले डिवाइसेस इक्विपमेंट्स है, तो यहाँ पर तो आप देखिए बिल्कुल पैक्ड करके चीज़ों को रखा जाता है, और वहाँ पर इस तरीके के रख रखाव होते हैं कि इवन डस्ट तो बहुत छोटी चीज़ है, कोई भी दूसरी वेव, रेज, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहुँचनी चाहिए जो कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करे और उसके इक्विपमेंट को कैसे भी प्रकार का नुकसान पहुँचाए। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है? फोकस किस पे रहेगा? चेंजेस कहाँ पर हो सकते हैं, जो इकोसिस्टम में होने वाले चेंजेस, और वो कैसे मॉनिटर किए जाएंगे? मॉनिटरिंग करेंगे वेजिटेशन बायोमास को, यानी कि किस फील्ड में, किस एरिया में, कहाँ पर कितनी एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन होती है, जो फॉरेस्ट फायर्स होती है उसके बाद का जो नुकसान होता है, उसका आकलन भी आप जानते हैं सैटेलाइट से ही किया जाता है कि कितना एरिया जल गया, कितना बच गया, कैसा रह गया। और ये रेगुलर हर साल आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिल जाएगी कि एक नेचुरल फॉरेस्ट फायर क्रिएट हो गया, जिससे बहुत सारा एरिया नष्ट हो गया। वहाँ पर क्या होगी? डिफोरेस्टेशन होगी। तो ग्रीन कवर के नंबर में चेंजेस होते रहते हैं साल दर साल। उसको कैलकुलेट या ऑब्जर्व कहाँ से किया जाता है? उसको सैटेलाइट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। ये उसी प्रकार का सैटेलाइट होगा, और हाई इंटेंसिटी वाला और हाई कैपेसिटी वाला। कार्बन साइकिल का पता लगाने के लिए, यानी कि जहां भी ग्रीन कवर में चेंजेस होंगे, वहां पर जो कार्बन फुटप्रिंट की जो कैलकुलेशन है वो बदल जाएगी। अच्छा, फ्लक्स मॉनिटरिंग करेगा ये। अच्छा, क्रायोस्फीयर को मॉनिटर करेगा। एक्चुअली ये क्या है? ये रिलेटेड विद है आइस मास से। जो भी आपके आइसबर्ग है, जो भी जितने भी आइस एरियाज है, या भाई आर्कटिक ओशन की बात करें, अंटार्कटिक की बात करें, जहाँ पर ऑब्जर्वेटरी भारत की भी है, रशिया, यूएस, चाइना, बहुत बड़ी 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 कंट्रीज ने अपनी ऑब्जर्वेटरी लगा रखी है। वहाँ पर जो है आइसबर्ग्स को स्टडी किया जाता है, किस तरीके से वह आइस शीट मेल्ट हो रही है, और कैसे सी लेवल बढ़ रहा है, और कैसे इकोलॉजिकल इसके चेंजेस हो रहे हैं। ये पूरा पूरा फिनोमिना रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग के। तो उससे निपटने के लिए, उससे समाधान पाने के लिए हमें पहले तो चेंजेस को ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कहाँ का चेंजेस हो रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए सैटेलाइट। ये हम भेज, बात समझ में आ गई? ऑलरेडी पहले से बहुत सारे सैटेलाइट्स है, लेकिन ये थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी वाला होगा, और 2 बैंड यूज करेगा। 2 बैंड यानी कि मात्र 12 मिनट में सारा कवर कर लेगा। पहले मैंने बताया था किस तरीके से इसका कवरिंग एरिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, अदर देन दिस सॉलिड अर्थ स्टडीज करेगा, यानी कि नेचुरल हैजार्ड्स को स्टडी करने में हेल्प करेगा। अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो या फिर लैंडस्लाइड जैसी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर हैजार्ड, दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, कि कितना फर्क पड़ा, कि
जो लैंडस्केप में कितने चेंजेस आए। बात समझ में आ गई। अब इस डेटा का, इस ऑब्जर्वेशन का हमें फायदा क्या होगा कि हम उससे लड़ने के लिए या उससे निपटने के लिए फ्यूचर में जो उस पर्टिकुलर हैजार्ड से जो नुकसान हुआ है उसको ठीक कितनी जल्दी कर सकते हैं, या फिर भविष्य में ऐसे हैजार्ड कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम या फिर उसके लिए रेस्क्यू सिस्टम, या पहले कि एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का हैजार्ड या अर्थक्वेक या सुनामी कितने बड़े एरिया को इफेक्ट कर सकता है, वो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के थ्रू होती है। ये उसमें हेल्प करने वाला। हाइड्रोलॉजी यानी कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को स्टडी करने में हमारी हेल्प करेगा। कोस्टल रीजन मैंने आपको पहले बताया था, मान लीजिए ये हमारा कोस्टल एरिया है, यहाँ पर रेगुलर ये कोस्ट लाइन में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से, क्या ये कोस्ट हमारा और लैंड एरिया बढ़ रहा है या फिर हमारा जो है सी नज़दीक आता जा रहा है, लैंड एरिया कम हो रहा है, इस प्रकार के चेंजेस जो भी हमारे कोस्टल चेंजेस हैं उसको स्टडी करेगा और हमें बताएगा और हेल्प करने के, प्रिवेंट करने के लिए फ्यूचर में होने वाली समस्या को उसमें समाधान हमारा। सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। मैथमेट्री में चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि डेल्टा के रीजन में चेंजेस हो रहे हैं। शोर लाइन मैंने बताई है, जो आपका शोर लाइन है इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, कोस्टल लाइन शोर लाइन एक ही बात है, बात समझ में आ रही है। इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं पर्टिकुलरली अलोंग द इंडियन कोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर हमें ये ऑब्जर्व करके बताएगा किस प्रकार से चेंजेस कैसे हमारे रेगुलर उसको इफेक्ट कर रहे हैं। पोलर रीजन कौन से? पोलर रीजन आर्कटिक और एंटार्क्टिक, दो पोलर रीजन है, और ये फोकस किस पर करेगा? ये आपके करेगा एंटार्क्टिक रीजन पर फोकस करेगा। जितने भी हमारे वहां पर स्टेशन है, एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे प्लीज कि भारत के कौन कौन से मिशंस जो हैं एंटार्क्टिक में मौजूद है। क्लियर है? पोलर रीजन पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, ट्रैकिंग, मरीन ऑयल स्पिल्स, टाइमली रिस्पॉन्स। अच्छा, आप माय डियर स्टूडेंट सभी जानते हैं कि मान लीजिए कोई बोट या कोई शिप ट्रेवल कर रहा है सी में, और इन केस दो बोट्स आपस में टकरा जाती है तो यहाँ पर ऑयल स्पिल हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई घटना हो गई है। तो ये जो ऑयल स्पिल है ये एक नेचुरल हैजार्ड है, जो कि हमारी ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो ये हमारा इकोसिस्टम होता है, ये जो सी का, इसको इफेक्ट करता है, मछलियों को प्रभावित करता है, वहाँ के वेजिटेशन को प्रभावित करता है, पूरे एरिया को नष्ट कर देता है। ये ऑयल स्पिल्स की वजह से होने वाली समस्याओं से निजात पाने के लिए टाइमली रिस्पॉन्स, कितनी जल्दी हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर टकराव हो गया और कम्युनिकेशन की वजह से वो पर्टिकुलर शिप और वो उनका कम्युनिकेशन चैनल नष्ट हो गया, तो ये जो सैटेलाइट है पर्टिकुलर बता देगा इस एरिया पे ये ऑयल स्पिल वाली एक्टिविटी हुई है, इसको क्विक रिस्पॉन्स करके हम यहाँ पर बचा सकते हैं उस इकोसिस्टम को और ज़्यादा नष्ट होने, यानी कि उसके हजार्ड के इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। ऑयल स्पिल भी एक नेचुरल नहीं, ये मैन मेड डिजास्टर होता है। क्लियर है? अच्छा, अदर देन दिस माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ये नासा और इसरो के कंट्रीब्यूशन से ये निसार क्रिएट हो रहा है। नाम से ही आपको समझ में आ जाता है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार। तो यानी कि इसमें नासा और इसरो दोनों की ही कंट्रीब्यूशन है। हम वन बाय वन देखते हैं किस एजेंसी की कितनी कंट्रीब्यूशन है, दोनों के लोगों से आप देख सकते हैं, ठीक है, किस एजेंसी की कितनी कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले देखेंगे नासा की इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। नासा की जो है JPL लेबोरेटरी यानी कि जॉइंट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इसमें इन्वॉल्व रही है। वहां पर कौन से बैंड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, यानी कि L बैंड जो सार है ये प्रोवाइड किया है JPL ने, L बैंड सार, और जो S बैंड है वो प्रोवाइड किया है भारत की इसरो ने, ठीक है। दोनों ने दो अलग, मैंने बोला था ना दो बैंड फ्रीक्वेंसीज यूज कर रही है, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार दो बैंड फ्रीक्वेंसीज के, एक बैंड फ्रीक्वेंसी को नासा प्रोवाइड कर रहा है, नासा की JPL, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता रहा हूँ, एज इट इज आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे स्टेटमेंट के रूप में, मार्क कर लीजिए इसको। अच्छा, इसमें कमाल की बात क्या है, 12 मीटर लंबा एक ऐसा इसमें लार्ज एंटीना है जो कि अनफर्ल हो जाएगा, कि विंग स्पैन इस तरीके से है, एंटीना का विंग स्पैन इस तरीके से है, इस तरीके से लगभग उसका डायमीटर कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको, जितनी भी यहाँ पर हाईलाइट की हुई मार्क की हुई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अप्रोक्सीमेटली 12 मीटर डायमीटर का जो उसका रिफ्लेक्टर एंटीना है, जो कि जब सैटेलाइट ऊपर जाता है वो रॉकेट की फॉर्म में होता है, इस तरीके से बंद होता है, ऊपर जाके अनफर्ल हो जाता है, एकदम उसकी छतरी खुल जाएगी और वो एंटीना की शेप ले लेगा, जो कि यूज होगा बोथ L और S बैंड के सार के लिए, ठीक है।
बनाइए एंटीना भी यही प्रोवाइड कर रहे हैं, एस बैंड सार प्रोवाइड कर रहा है भारत, जो कि आगे आने वाला है आपको। अब ये जो पेलोड्स कौन कौन से प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटा सब सिस्टम हाई रेट डाउनलिंक कर रहा है, भारत भी इस तरीके से करेगा, जीपीएस रिसीवर करेगा और सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर्स। अब ये रिकॉर्डर्स का काम क्या है, इन रिकॉर्डर्स का काम क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे वहां पर जो भी होने वाली हैं, और उसको ब्रीफ, उसको स्ट्रीम भी करेंगे, उसको भेजेंगे भी, लाइव एक्टिविटी भी बताएंगे। अदर देन दिस रिकॉर्डिंग्स भी वहां पर होंगी। बात समझ में आ रही है? कोई भी ऑब्जर्वेशंस होती है वो आपको लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ वो रिकॉर्ड भी की जाती है। इसके लिए इन सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, किसी भी तरीके की फ्रीक्वेंसी को झेलने में सक्षम होते हैं, जो कि नष्ट नहीं होते और काफी लंबे समय तक ये वर्क करेगा। अच्छा, इसरो के यहाँ पर क्या क्या कंट्रीब्यूशन है मैंने बताया। एल बैंड तो दे रहा है नासा, और एस बैंड का जो सार प्रोवाइड करा रहा है, एस बैंड का सार प्रोवाइड करा रहा है, वो प्रोवाइड करवा रहा है इसरो हमारा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, ये जो इंक्लूड किया जाएगा स्पेसक्राफ्ट बस होती है, यानी कि जिस पर ये माउंट किया जाएगा सार, वो अपना आईरिस है, याद रखना, ये भी इसरो प्रोवाइड कर रहा है। इंटीग्रेटेड रेडार इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर जो है जिसमें माउंट किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे जो रेडार से माउंटिंग, जैसे कि कोई मिसाइल होती है उसको माउंट किया जाता है किसी व्हीकल पे, इसी तरीके से आइरिस पर माउंट किया जाएगा दोनों बैंड हमारे रेडार्स, एस बैंड और एल बैंड। एस बैंड भारत प्रोवाइड कर रहा है, एल बैंड नासा प्रोवाइड कर रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टार पेलोड एज वेल एज इकोसिस्टम फॉर द ऑल्टीट्यूड ऑर्बिट कंट्रोल और पावर और थर्मल मैनेजमेंट का जो काम है ये यही करेगा आइरिस। बात समझ में आ रही? ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट मैनेजमेंट, ऑर्बिट मैनेजमेंट, किस ऑर्बिट में वो चक्कर करेगा, कंट्रोल ऑफ द पावर और थर्मल मैनेजमेंट यहाँ पर रहेगी। क्लियर है? अच्छा, इसके हैंडलिंग सिस्टम, क्योंकि वो रेडार भी हम देंगे, इंपॉर्टेंट बात है, हैंडलिंग सिस्टम भी हम देंगे। जरूरी नहीं है कि वो रेडार पूछे, वो इस तरीके से भी स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि एस सार यानी कि एस बैंड फ्रीक्वेंसी के सार की जो डेटा हैंडलिंग सिस्टम है इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इसरो और नासा। ठीक है, इसरो। हाई रेट डाउनलिंक सिस्टम है, सेम वहां पर भी था इस तरीके से। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इसकी लॉन्चिंग होगी, इसकी जो लॉन्चिंग होने वाली है माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी जीएसएलवी से लॉन्चिंग होगी, और ये लॉन्चिंग होगी भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है कि कैसे एक हैवी ड्यूटी सैटेलाइट और अब तक का सबसे महंगा सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो है भारत से लॉन्च किया जाने वाला है। ठीक है, अच्छा। ओवरसीइंग द मिशन ऑपरेशन रिलेटेड सर्विसेज, जितने भी, क्योंकि लॉन्चिंग एक्टिविटीज होगी, उसकी ऑपरेशंस की, उसके रखरखाव की, उसके चलने की, उसके ऑब्जर्वेशंस की, वो सारी जिम्मेदारी में भारत का अपर हैंड होगा, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, बात समझ में? वन बाय वन देखा कैसे इसरो और नासा दोनों ही इन्वॉल्व है इस डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार में। अब इसकी, इस निसार की टेक्निकल सिग्निफिकेंस क्या है? पहली बात तो सबसे पहले फर्स्ट डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग मिशन है, जो कि एल बैंड और एस बैंड, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। आई थिंक इस क्लास के बाद जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसको ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि डुअल फ्रीक्वेंसी रडार है जो कि एल बैंड और एस बैंड में कर रहा है। अच्छा, स्वीप सार टेक्निक है, पहले ही बताया था। स्वीप सार टेक्निक का मतलब क्या है कि ये बहुत ही बड़े एरिया को कवर कर लेगा, लार्ज एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, और मात्र 12 मिनट में एंटायर अर्थ की जो ऑब्जर्वेशन कर लेगा। क्लियर है? इसलिए इसको स्वीप सार टेक्निक कहा जा रहा है, इसी चीज को स्वीप सार टेक्निक कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो पूरी जो टेक्निकल सिग्निफिकेंस है, ये जो टेक्निक से प्रोवाइड करके इन दी एंड रिजल्ट क्या दे रही है? हाई रिपीट साइकिल फ्रीक्वेंसी डाटा एक्विजिशन होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि 12 मिनट में करके छोड़ दिया, तुरंत करेगा। फ्रीक्वेंसी हाई है, बहुत ही स्पीड में ऑब्जर्वेशन करेगा। ऑब्जर्वेशन करने के बाद वहां पर जो जो चेंजेस आ रहे हैं तुरंत उसको रिकॉर्ड करेगा और तुरंत उसको स्ट्रीम करेगा, बताएगा, ऑब्जर्वेट करके हाईलाइट करेगा। ठीक है, हाई रिजोल्यूशन है, बहुत हाई रिजोल्यूशन कैमराज इसमें, इमेजरी बहुत अच्छी है, और क्योंकि अर्थ के सरफेस की ऑब्जर्वेशन करनी, इसलिए हाई रेजोल्यूशन कैमरास का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। लार्ज स्वेथ बताया मैंने, वाइडर एरिया कवरेज है यहाँ पर। फुल पोलरीमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक मोड्स है, यानी कि दो मोड्स यहाँ पर है। अच्छा, इंटरफेरोमेट्रिक और पोलोमेट्रिक का मोड का मतलब ये है कि तीनों डायमेंशन कवर कर कर एक बहुत ही अच्छी हाई इंटेंसिटी इमेजिंग ये करेगा। क्लियर है? जो कि हेल्प करेगी हमारी आगे की एक्टिविटीज में हजार्ड से कैसे बचना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रही? क्लियर? कुल मिला के बात हो रही। इन द एंड निसार जो है एक पावरफुल टूल है फॉर एडवांसिंग माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। रिमोट यानी कि लोकल लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर सेंसिंग करना,
जियो साइंसेज और प्रॉमिस द यील्ड क्रिटिकल इनसाइट आवर प्लैनेट्स इवॉल्विंग एनवायरनमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट में जो इवोल्यूशन हो रहे हैं, लैंडस्केप में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी, ये डुअल बैंड फ्रीक्वेंसी का सिंथेटिक अपर्चर रडार हमें हेल्प करेगा माइक्रो लेवल पर सेंसिंग करने के बाद बताएगा कि कैसे इस खराब हुई व्यवस्था को आप ठीक कर सकते हैं। इस लैंडस्लाइड के बाद हुई या इस वोल्केनिक इरप्शन के बाद हुए नुकसान को आप कैसे देख सकते हैं। बात समझ में आ रही? इन सभी एक्टिविटीज को कैटर करने के लिए एकमात्र नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो कि आपकी हेल्प करेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है अंटार्कटिक में भारत के कौन से ऐसे मिशन हैं जो कि वहाँ के ग्लेशियर को स्टडी करने के लिए, वहाँ की जलवायु को स्टडी करने के लिए अभी एक्टिव और फ्यूचर में हमारे काम आने वाले। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसी प्रकार के एनर्जेटिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जो कि हमारे 25 मई 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं। पीछे देख सकते हैं हमारे जॉब ग्रेड के रिलेटेड जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कम समय में कवर करने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।